हेलो, नमस्कार, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं केवीएस पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स। बच्चों, केवीएस पीजीटी कॉमर्स में जो सिलेबस दिया है वो दिया है 11th और 12th के चैप्टर के अकॉर्डिंग। लेकिन इसके लिए ये मानने की गलती ना करें कि 11th और 12th का ही आएगा, क्योंकि क्लियर मेंशन है कि 11th और 12th के टॉपिक्स तो हैं, लेकिन उनसे जो क्वेश्चन बनेंगे वो मास्टर लेवल तक बनेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टॉपिक तो वही हैं, लेकिन उनके डेप्थ तक नॉलेज होना आपके लिए ज़रूरी है ना? तो अब उनकी प्रिपरेशन कैसे की जाए? तो दो ऑप्शन है ना? हालांकि वैसे लोगों को पहला वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगता है, बट ठीक है, आप चूज़ कीजिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। एक तो आप 999 से लेकर के 9999 तक के जो कोर्सेज हैं, है ना, 10,000 राउंड फिगर, उन्हें आप परचेज करो। ठीक है, 3-4 महीने में वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 2-2.5-3 महीने में जो भी उनका है, 2 महीने लगभग में, 2-2.5 महीने में वो खत्म हो जाएगा। और यूट्यूब पर प्रैक्टिस रहती ही रहती है ना? तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आप यूट्यूब पर आओ, नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है? वही सारा कंटेंट आपको इन डिटेल डेप्थ में बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी चार्ज के आपको यूट्यूब पर मिलेगा, है ना? और वो भी डिटेल में डेप्थ के साथ और एमसीक्यू की प्रैक्टिस के साथ चैप्टर के बाद। और उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम रेगुलर बेसिस पर 30 to 40 क्वेश्चंस पर डे करेंगे टिल एग्जामिनेशन तक। एक ये है। अच्छा, यहां पर हमें क्या पे करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब। तो ये दो ऑप्शन आपके पास है। अब आपको चूज कौन सा करना है ये आपके ऊपर है, लेकिन हाँ, यहाँ के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी कि वो क्या? वो ये कि आपको केवल सब्सक्राइब ही नहीं करना है, बल्कि आपको सब्सक्राइब भी कराना है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अधिगम मंत्रा जो काम कर रहा है वो इस ऑब्जेक्टिव के साथ, इस मोटिव के साथ काम कर रहा है कि एजुकेशन सभी के लिए है। और हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देना चाहते हैं जहां पर हर बच्चा, चाहे वो अफोर्ड कर सकता है महंगी फीसेस, चाहे नहीं कर सकता, वो सभी यहाँ पर आकर के पढ़ सके। उन सबको वही नॉलेज, वही स्किल्स और वही क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो सके। इसीलिए हम यहाँ पर हैं। चूज कीजिए, सही डिसीजन लीजिए, आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, आप बेहतर जानते हैं। लेकिन हाँ, इसके बाद भी चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो चलिए, इसी सीरीज में हमारा पार्टनरशिप चल रहा है और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हम कंप्लीट कर चुके हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर रिसेंट में हमारा चल रहा है। और इस एडमिशन ऑफ पार्टनर में अभी तक हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो हम कर चुके हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना? क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का अपना टॉपिक, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी है। चलिए, कुछ कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। पहली चीज, कब बनाया जाता है? इट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म। फर्म के पुनर्निर्माण, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण ऐसे लिखते हैं, देख लेना, पुनर्निर्माण। इट इज एसेंशियल टू रीवैल्यू द एसेट्स। एसेट्स को हमेशा क्या किया जाता है? रीवैल्यू। और लायबिलिटीज को क्या किया जाता है? रीएसेस। रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड एसेट, सॉरी, हाँ, रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लायबिलिटीज। जैसे सपोज करो एक पार्टनर ये रहा
और दूसरा पार्टनर ये रहा, ये दोनों कोई फर्म रन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये दोनों एक फर्म रन कर रहे हैं और इन्होंने इस फर्म में एक व्यक्ति को और ऐड कर दिया। अब ये व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे एडमिशन से पहले आपके जितने भी प्रॉफिट हैं और जितने भी लॉस हैं वो आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। मेरे आने के बाद नए सिरे से एसेट्स रिकॉर्ड होंगी, नए सिरे से लायबिलिटीज रिकॉर्ड होंगी, नए रिजर्व्स बनेंगे एंड सो ऑन। तो इसी के लिए टू इंश्योर दैट नो पार्टनर इज इन एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ना किसी व्यक्ति को लाभ हो और ना किसी व्यक्ति को हानि उठानी पड़े। किसकी वजह से? जो भी एसेट और लायबिलिटीज चेंज हो रही हैं उनकी वजह से। तो उसके लिए क्या बनाया जाता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट किया जाता है। जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं तो जो हमारी एसेट और लायबिलिटीज हैं वो नई बैलेंस शीट में रिवाइज्ड वैल्यू, मतलब जो नई वैल्यू है उस पर शो की जाती है। अब ये सारा थियोट्रिकल है, हो सकता है समझ में आ गया हो सकता है ना भी आया हो। अभी इसका हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे और उस न्यूमेरिकल पोर्शन में मैं एक एक ट्रांजेक्शन बिल्कुल ऐसे डिटेल में क्लियर कर दूंगा आपके, जैसे आपसे अभी अगर डेमो लेने के लिए लग जाए ना कोई व्यक्ति तो आप तुरंत कर दोगे। 13 मार्क्स का डेमो है, डिटेल्ड में ले जाने का कारण केवल यही है कि आपसे अगर डेमो, अगर देखो एग्ज़ाम निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एग्ज़ाम निकल जाएगा। गाड़ी अटकती है डेमो और इंटरव्यू में। इंटरव्यू आपके बेसिस पर है और डेमो के लिए मैं आपको एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक बड़ा ऐसा क्रीम तरीके से आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ ना, अगर आपने एज इट इज़ भी वहाँ पर रख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो 180 का तो वो हो गया जिसमें से 100 की कॉमर्स आएगी और 30 मार्क्स का आपका डेमो होगा। तो 130 मार्क्स की तो तैयारी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी का थोड़ी सी मेहनत कर लो, निकल जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एसेट कम हो, बस ये याद रख लेना, तो वो डेबिट होंगी। तो इसका मतलब एसेट अगर बढ़ रही हो तो यहां पर आ जाएगी। क्लियर ये वाली बात? अब इसका उल्टा कर दो, लायबिलिटीज अगर कम हो, बढ़ेगी, लायबिलिटीज अगर बढ़ेगी यहां पर आएगा, और लायबिलिटीज अगर कम होगी तो यहाँ, बस। इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट, अनरिकॉर्डेड, ठीक है। अब एक ही चीज़ होगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो सीधी सीधी सी बात है, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो नुकसान होगा और अगर एसेट बढ़ रही है तो फायदा होगा। जर्नल एंट्रीज हम एक एक ट्रांजेक्शन करके पढ़ेंगे, यहाँ के बेसिस पर नहीं करेंगे, डिटेल्ड में। देखो अगर मुझे को सिर्फ तुम्हें टाइम पास मतलब एक जनरल कराना होता तो मैं सीधी सीधी इसकी एंट्री ये बनवा देता। ये देखो इसमें तुम्हारा खत्म, ये दिख रही है सारी जनरल एंट्रीज, 7 जनरल एंट्रीज हैं और तुम्हारा टॉपिक खत्म। देखो क्लियर? देखो इसके बाद मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया, उसके बाद एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, खत्म टॉपिक। कितनी देर का है? 10 मिनट का है। नहीं, हमें तैयारी करनी है, ऐसी तैयारी करनी है कि कहीं से भी क्वेश्चन बन करके आ जाए हम उसको सॉल्व कर ले। उसके लिए अब हम क्या करेंगे? उसके लिए अब हम डिटेल्ड में तैयारी करेंगे। अब डिटेल्ड में तैयारी के लिए हम ये वाला पेज ओपन कर लेंगे। आ गया साहब? क्लियर है? ठीक, चलिए चलिए, दिख रहा होगा? ठीक है ना? चलिए एक एक एंट्री समझते रहेंगे और एक एक एंट्री को करते रहेंगे। देखिए सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। अपना मेन टॉपिक आज का यही है।
पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ऑफ द एडमिशन ऑफ सी एज अ पार्टनर इन द जर्नल ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ये हमने एक बेसिक असम्पशन ले लिया कि ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और वो सी को एडमिट कर रहे हैं अपनी फर्म में। तो हमें गिवन केसेस, कुछ केसेस हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, उनके बेसिस पर हमें क्या करनी है, एंट्री पास करनी है। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 25,000। गिवन बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 10,000, इंक्रीज्ड बाय 25,000। कितने से बढ़ गई? 25,000 से बढ़ गई। अच्छा एक बात बताओ, आपकी फर्म है, आपकी क्या है, फर्म है। इस फर्म में आपके पास फर्नीचर है, क्या है, फर्नीचर है। कितने का? 10,000 का। आपने कहा जो इसकी जो वैल्यू है वो 25,000 से बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? 25,000, 25,000 से। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एसेट की वैल्यू कम हुई या बढ़ी? सर बढ़ गई। अब एक बात मुझे बताओ, एसेट की वैल्यू जब बढ़ती है तो उसको क्या करते हो? सर डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट। लेकिन यहां पर एसेट का तो नाम दिया हुआ है, हाँ, तो हम यहां पर एसेट की जगह लिख लेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्लियर? अब फर्नीचर अकाउंट डेबिट जो होगा, अब मैंने आपको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बताया था। क्या बताया था? रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी एसेट और लायबिलिटी में चेंज आएगा वो किसके अगेंस्ट रिकॉर्ड होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के अगेंस्ट। तो इसका मतलब अगर फर्नीचर डेबिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाना चाहिए? क्रेडिट हो जाना चाहिए। कितने रुपए से? 25,000 रुपये से। बोलो, ये वाली बात क्लियर हो गई? क्या ये वाली बात क्लियर हो गई क्या नहीं हुई बताइए? तो इसका मतलब ये है कि अभी आपके पास फर्नीचर की जो आप रिकॉर्ड करोगे, फर्नीचर किसमें? एसेट में, न्यू बैलेंस शीट में। तो वो कितने से करोगे? सर 10,000 तो पहले थी, 25,000 से उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो इसका मतलब 35,000, 35,000 रुपये हमारी नई न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होंगे। बोलो, क्या इतनी बात क्लियर हो गई क्या नहीं हुई बताइए? चलिए, सिंपल है ना, सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है सेम ही ट्रांजैक्शन है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या है? द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज टू 25,000। 25,000 यहां पर आ रहा है 2। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि फर्नीचर हमारा कितने का दिया हुआ था? 10,000 का। अब इसकी न्यू वैल्यू जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 25,000 रुपये। तो चेंज कितना आया? 15,000 रुपये। तो बढ़ तो रहा ही है ना अल्टीमेटली। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए? 15,000 रुपये। अब जो आप न्यू बैलेंस शीट बनाओगे उसमें जब आप फर्नीचर लिखोगे उसमें आप कितने लिखोगे? 10,000 का तो फर्नीचर ऑलरेडी से था, चेंज कितना आया? 15,000 रुपये। तो टोटल कितना आ गया? 25,000 रुपये। सर समझ नहीं आया। देखिए, एक होता है टू और एक होता है बाय। टू का मतलब होता है तक और बाय का मतलब होता है से। इसका मतलब क्या है सर? अभी भी नहीं समझ में आ रहा। इसका मतलब ये है कि मैंने कहा है ना, मैंने आपसे कहा कि किस जो फर्नीचर है ना, जो फर्नीचर है, क्लियर है? जैसे ये पेन है, ये पेन लो, दिख रहा है ये वाला पेन? ये जो पेन है ये सपोज करो 400 का है,
ये जो पेन है ये कितने का है, 400 का है, मान लो एक हाइपोथेटिकली वैल्यू मान लो इसकी, है ना। मैंने आपसे कहा इसकी वैल्यू, है ना, इंक्रीज्ड बाय 200, सॉरी, इट्स वैल्यू इंक्रीज्ड बाय, इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई, इंक्रीज्ड बाय 700, इंक्रीज्ड बाय 700। इसका मतलब आप क्या समझोगे कि सर ये जो पेन है ये 400 का है और इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई कितने से, कितने से, 700, तो अब पेन की वैल्यू कितनी हो गई, 1100 रुपये हो गई। क्लियर है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है कि इट्स वैल्यू इंक्रीज टू 700, इंक्रीज टू 700, मतलब 400 का पेन था और अब इसकी वैल्यू कितनी है, बोलो, अब इसकी वैल्यू कितनी है, 300 रुपये और बढ़ गई है, इसकी वैल्यू कितनी और बढ़ गई है, 300 रुपये और बढ़ गई है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना। जब हम किसी भी चीज की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं ना, टू तक का मतलब होता है इसकी नई वैल्यू, तो हमें उस पुरानी वैल्यू में से नई वाली वैल्यू को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो माइनस करने के बाद वैल्यू जाएगी और इसमें हम एज इट इज लिख देते हैं। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने 25,000 एज इट इज लिख दिए, हमने माइनस नहीं करा, क्यों, क्योंकि यहां पर बाय वर्ड था। और नीचे वाले में नीचे वाले केस में हमने क्या किया, नीचे वाले में 2 में लिखा हुआ था 2, इसलिए हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, क्लियर है। देखो ये डिटेल में समझाने का एक तरीका है और उसका कारण भी है, कारण आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर हैज टू बी ब्रॉट अप टू 140% ऑफ इट्स वैल्यू। OMG, किसी भी फर्नीचर की वैल्यू 140। अरे एक बात बताओ, 10,000 रुपये है फर्नीचर की वैल्यू, कितनी है, 10,000 रुपये है, इसकी वैल्यू को कितना बढ़ा दिया, 140%। एक बात बताओ, 100 प्लस 40, 100 प्लस 40, तो 100% वैल्यू तो कितनी है, 10,000 है। अप टू 140% तक बढ़ा दिया ना, वापस से 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 100 प्लस 40, तो 100% की वैल्यू कितनी है, तो 40% कितनी वैल्यू हो जाएगी, 4,000। इसका मतलब इसकी नई वैल्यू कितनी हो गई, 14,000। तो अब जब मैं इसको ट्रांजैक्शन करूंगा तो एंट्री क्या पास करूंगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने रुपए, 4,000 रुपये। 4,000 क्यों, क्योंकि 140% से तक बढ़ी है ना। ठीक है, और अगर आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, तो जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे और फर्नीचर रिकॉर्ड करेंगे तो कितना रिकॉर्ड होगा, 14,000। 14,000 क्यों, क्योंकि 10 के उसकी वैल्यू है और 4 के उसकी वैल्यू बढ़ गई। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए, स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 5,000, और स्टॉक कितना दे रखा है, 20,000 का। स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%, गिवन बुक वैल्यू ऑफ 20,000। ठीक, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 25,000, बुक वैल्यू इज 20,000। यहां तक किसी प्रकार की कोई आपत्ति, क्लियर है ना ये वाली बात। चलिए, पहला क्या है, स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय ₹5,000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारे जो स्टॉक है हमने उसको ऑलरेडी से 20, भाई हमारे स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी है उसमें बैलेंस शीट में 20,000, और वो कितनी फाउंड हुई है,
5,000 से कम हुई है, इसका मतलब उसको 5,000 से क्या करना है, बढ़ाना है। तो इसका मतलब स्टॉक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब ये तो आपको पता ही है किसके अगेंस्ट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अगेंस्ट होगा। ठीक, पहली चीज कितने रुपए, 5,000। तो पहला केस हो गया। अब दूसरा केस देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 25,000 और बुक वैल्यू 20,000 है। तो इसका मतलब 5,000 से बुक वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, तो वो हमने बढ़ा दी पहले वाले केस के अकॉर्डिंगली। अच्छा ये वाला क्या है सर, ये बताओ, स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यू 20%। अच्छा एक बात बताओ, स्टॉक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100%। कितनी होनी चाहिए, 100%। कितने से कम दिखाई हुई है, 20% से कम दिखाई हुई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपने स्टॉक की 80% वैल्यू दिखाई हुई है। कितनी वैल्यू दिखाई हुई है, 80%। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि जो 20,000 रुपये हैं, क्या है, 20,000 हैं, वो किसके इक्वल हैं, 80% की वैल्यू के इक्वल है। और हमें कितनी वैल्यू चाहिए, 100%। हमें कितनी वैल्यू चाहिए, 100%। तो 100% के लिए अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 20,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन, सिंपल। अब जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा 100% तो कितनी आनी चाहिए, एक जीरो से एक जीरो गई, 25 8 जा 200, 25 1 2 3 25,000। ये कितनी वैल्यू आ गई, ये 100% वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब यह है कि 100% वैल्यू कितनी है, 25,000। 80% वैल्यू कितनी है, 20,000। तो आपको जो स्टॉक की वैल्यू है उसको बढ़ाना है या कम करना है, सर बढ़ाना है। बात समझ में आ गई, एक ही ट्रांजेक्शन में सारा कुछ इन्वॉल्व है, क्लियर है ना। चलिए समझिएगा बड़े ध्यान से इनको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। अभी आपने अंडर वैल्यूड पढ़ा था, अब आप पढ़िए ओवर वैल्यूड। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 9,000। अगर बुक वैल्यू 54,000 है, 20% से बढ़ गई 54,000 है। अ मेजर पार्ट ऑफ स्टॉक इंक्लूडेड इन द बुक एट 9,700 हैज बीन बैडली डैमेज्ड एंड एक्सपेक्टेड टू रियलाइज ओनली 700। ठीक है, जो स्टॉक है उसका एक पार्ट बुरी तरह से क्या हो गया, डैमेज हो गया, और उससे अब कितने रुपए मिलेंगे, कुल 700 रुपये मिलेंगे। तो 700 तो मिल गए, बाकी आपका स्टॉक कितने का था, 54,000 का, 54,000 का। उसमें से कितने का स्टॉक खराब हो गया, 9,700 का। तो 700 तो आपको मिल गया, अल्टीमेटली आपको नुकसान कितने का हुआ, सर 9,000 का। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी स्टॉक की वैल्यू जो है वो कितने से अफेक्ट हो रही है, 9,000 से। यहाँ पर भी कितने से अफेक्ट हो रही है, 9,000 से। तो अब इसकी क्या जर्नल एंट्री बनेगी, देखिए स्टॉक का क्या हो रहा है, ओवर वैल्यूड। जैसे अंडर वैल्यूड हो रहा था, इसका मतलब क्या, हमने उसको कम लिखा है। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या, हमने उसको गलती से ज़्यादा लिख दिया। तो अगर गलती से ज़्यादा लिख दिया है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो स्टॉक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये तो तय हो गया। और किसके अगेंस्ट में होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अगेंस्ट में। किसके अगेंस्ट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए, 9,000। तो यहाँ तक ये वाली और ये वाली तो क्लियर हो गई। अब बारी आई इसकी। एक बात बताओ, कितने परसेंट एक्सटेंट है, 120। कितना परसेंट एक्सटेंट है, 120। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू दी हुई है कितने की, 54,000 की, ये कितना परसेंट है, 120%। हमें कितना चाहिए, 100%। तो 100% के लिए मैं क्या करूं, सर 54,000 को किससे डिवाइड कर दो, 120 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 से 0, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 1 2 3। तो 100% वैल्यू कितनी आ गई, 45,000। अब एक बात बताओ, कितने का डिफरेंस आ रहा है, वैल्यू कितने से रिड्यूस हो रही है, सर 9 के।
ये बात क्लियर हो रही है क्या? क्या ये बात क्लियर हो रही है 9K वाली? नाइन के वाली बात क्लियर हो रही है क्या? हमने क्या किया है, हमारी जो वैल्यू थी 54,000 वो कितनी परसेंट है? 120% है। तो इसके लिए हमें कितनी वैल्यू निकालनी है? 100। तो 100 को ऊपर रखा, 120 को नीचे रख दिया, है ना। तो कितनी वैल्यू निकल कर के आई? 45,000। तो इसका मतलब है कि 9K हमारी वैल्यू ज़्यादा रिकॉर्ड हुई है, तो उसको कम रिकॉर्ड कर देंगे। तो इसका मतलब है कि बैलेंस शीट में जब आप स्टॉक मेंटेन करोगे तो आप कितना लिखोगे? 45,000। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे आ जाइए। आउट ऑफ द क्रेडिट आर्स अ सम ऑफ 32,000 इज ड्यू टू सी। हमारे कुछ क्रेडिटार्स थे, उसमें से एक सम 32,000 रुपये ड्यू था किसको? सी को, जो कि नया पार्टनर है। विच इज़ टू बी ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल अकाउंट, जो कि उसके उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। क्या कर दिया? आउट ऑफ द क्रेडिटर और सम ऑफ ₹32,000 इज ड्यू टू सी। सी को ड्यू है, तो उसके जब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो बहुत सीधी सीधी सी बात है, उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। किसके अगेंस्ट? रिवैल्यूएशन के अगेंस्ट नहीं, क्रेडिटर के अगेंस्ट। गलती मत कर देना। यहाँ पर आपसे ये मैं क्यों करा रहा हूँ, यहाँ पर आपसे ये पूछ लेगा ट्रांजेक्शन दे करके कि इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर आपने इसमें कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट कर दिया और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दिया, नंबर कट जाएंगे, ये ध्यान रखना। इसलिए ये क्वेश्चंस एक एक केस, सारे जितने भी केसेस बन सकते हैं सारे करा दूंगा। कितने आ गए? 32,000 रुपये। बहुत सीधी सीधी सी बात है। क्लियर है? चलिए साहब, एन ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ ₹6,000 इज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स। ऑफिस इक्विपमेंट क्या होता है पहले ये बताओ? एसेट होती है, अनरिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड करना है, एसेट बढ़ जाएगी। बहुत सीधी सीधी सी बात है। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यार इसमें तो कुछ है ही नहीं। कितने रुपए? 6,000 रुपये, सीधी बात। बैलेंस शीट में डेबिट वो जाएंगे एसेट में 6,000 रुपये। ठीक, चलिए अब धीरे धीरे आपको ट्रांजेक्शन आने लगेगी जैसे जैसे करते रहोगे। मशीनरी टेक ऑन ओवर बाय बी 25,000 और मशीनरी की बुक वैल्यू है 21,000 रुपये। ठीक, तो फ़ायदा कितने का हो रहा है पहले तो ये बताओ फर्म को। भाई फर्म के पास एक मशीन है, उसकी वैल्यू है 21,000 रुपये। इस 21,000 को एक व्यक्ति ने, बी ने, कितने में ले लिया? 25,000 में। तो फर्म के पास से गया कितना? 21,000। और फर्म के पास आया कितना? 25,000। तो फर्म को प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा? सर प्रॉफिट होगा। कितने का? 4,000 रुपये का। तो सबसे पहले तो इन 4,000 को रिकॉर्ड करो। सर मशीन तो डेबिट हो गई एक तरह से, तो ये मान लो कि मशीन की वैल्यू बढ़ गई है। मशीन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए सर? 4,000 रुपये। बोलो पहली एंट्री। क्लियर कहानी? दूसरी एंट्री, अब इस मशीन को पार्टनर ने ले लिया तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो बी का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि भाई बी ने अभी पेमेंट नहीं किया ना, कहीं लिखा है बी ने पेमेंट किया, तो इसका मतलब उसकी कैपिटल में से कम कर दिया जाएगा। तो उसकी कैपिटल जब कम होगी तो वो डेबिट हो जाएगा। टू किस नाम से? मशीन के नाम से। मशीन लिया ना, मशीन अकाउंट। कितने रुपए? 4,000 नहीं साहब, 25,000 रुपये। बी के अकाउंट से तो 25,000 कम होंगे ना, है ना। क्लियर? चलिए 25-26 केसेस हैं, आराम से करना, एक भी नहीं छोड़ूंगा। 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन ओवर बाय बी फॉर 25,000 एंड बैलेंस इज रीवैल्यूड एट 48,000। देखिए 60,000 की मशीन थी, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1/3 और 2/3। 1/3 किसने ले ली? बी ने ले ली।
तो 1/3 कितना होता है 20,000। तो 20,000 की मशीन को बी ने कितने में ले लिया 25,000 रुपये में। तो फर्म को कितने का फ़ायदा हो गया 5,000 रुपये। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। 2/3 कितनी बची अब 40,000। 40,000 की रीवैल्यूएशन कितनी आ रही है 48,000 रुपये। बोलो क्या ये वाली बात समझ में आ गई इतनी? क्या इतनी ये बात समझ में आ गई है हमारे? तो अब मुझे एक बात बताओ, 8,000 का फायदा हो गया। अल्टीमेटली फर्म को प्रॉफिट कितना हो रहा है, मशीन की वैल्यू कितने से बढ़ रही है सर? 8,000 और 5,000 13,000। तो मशीन जो है मशीन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने रुपए 13,000 रुपये। बोलो क्या ये वाली बात समझ आ रही है? एक सेकंड देना जरा, दिख रहा है? चलो दिख रहा है। ये देखो अब दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया था ये नहीं दिखा होगा ना आपको। 40,000 की बची 2/3, तो 48,000 उसकी नई वैल्यू रखी गई है 2/3 की बैलेंस की। तो कितने का फायदा हो गया 8,000 का फायदा हो गया। तो अल्टीमेटली फर्म को फायदा कितने का हो रहा है 13,000 का। तो पहली एंट्री तो ये बन गई। अब दूसरी एंट्री क्या बनेगी, जो सर पार्टनर्स ने ली है तो पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा सर, बी का कैपिटल अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। 2 किसके अगेंस्ट, मशीन के अगेंस्ट। मशीन ले ली ना उसने कितने रुपए से 25,000 रुपये। बोलो क्लियर हो गई कहानी? चलिए आइए आगे। 60% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय ए for ₹36,000. 30% of the remaining investment are taken over by B at 5,000 and balance is revalued at 7,000. देखिए 50,000 थे, ए बी और रीवैल्यूड। चलो ए ने कितना लिया 60%, बी ने कितना लिया 30%, बैलेंस कितना बचा 10%। क्लियर है कहानी इतनी? 50,000 का 60% कितना होता है 30,000। 30% कितना होता है 15,000 और 10% कितना होता है बोलो 30 और 20 50,000। क्लियर है? तो ए ने 30,000 के इन्वेस्टमेंट लिए, बी ने 15,000 के लिए हैं और बाकी कितने बचे हमारे 5,000। तो ए ने जो 30,000 के इन्वेस्टमेंट लिए हैं वो कितने में लिए हैं सर 36,000 रुपये में। कितने का फायदा 6,000। बी ने 15,000 के जो इन्वेस्टमेंट लिए हैं वो कितने में लिए हैं 5,000। कितने का नुकसान 10,000 का नुकसान। क्लियर? जो 5,000 के इन्वेस्टमेंट बचे उनको कितने में रीवैल्यूड कर लिया 17,000, 12,000 का फायदा। ठीक, तो अब मुझे एक बात ये बताओ खाली कि फर्म को अल्टीमेटली प्रॉफिट और लॉस हो कितना रहा है सर? 6,000 का तो फायदा हो रहा है और 12,000 का फायदा हो रहा है, तो टोटल फायदा कितना हो गया 18,000। नुकसान कितने का हुआ 10,000 का। तो अल्टीमेटली आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 8,000। ये क्या है आपका, ये क्या है 8,000 आपके प्रॉफिट हैं या क्या है बताइए? ये जो 8,000 हैं आपके ये प्रॉफिट हैं क्या है? जाहिर सी बात है प्रॉफिट है। क्या है प्रॉफिट है। बात समझ में आ गई? तो बस एंट्री पास कर दो, इसमें क्या ही दिक्कत है। इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं आपके। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा माइनस में आंसर आता तो एंट्री उल्टी बन जाती, रिवैल्यूएशन अकाउंट अब टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने रुपए से 8,000 से। अब एक एंट्री और पास होगी, बताओ कौन सी सर? एक तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है और एक बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है।
और सर फिर करना है हमें इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। अच्छा, ए ने कितने में लिए हैं, सॉरी हाँ 36,000, बी ने कितने में लिए हैं 5,000, तो इन्वेस्टमेंट कितने से हो गया 41,000 से। क्लियर कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। There is a liability of 3,000 included in bill payable that is not likely to arise. Bill payable are to be written back 3,000. वापस लिख दिया भाई बिल पेबल। मतलब क्या, मतलब लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई। सर लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई है तो हमें पता है, जब भी लाइबिलिटी रिड्यूस होती है वो डेबिट में आ जाती है, तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट। लेकिन सर क्रेडिट में क्या जाएगा, अच्छा सर याद आ गया, एसेट और लाइबिलिटी में जो भी चेंज आएगा वो किसके अगेंस्ट जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अगेंस्ट 3,000। समझ आ गया। और बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में 3,000 रुपये बिल पेबल में से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सिंपल है ना, समझ आ रहा है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। इन क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस नहीं कराने होने की, आपकी पेड में भी नहीं होने की, देख लेना। देयर इज लाइकली टू बी क्लेम फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द फॉर्म फॉर विच अ प्रोविजन ऑफ ₹1,500 इज टू बी मेड। ठीक है, एक क्लेम है डैमेज के अगेंस्ट, उसके लिए एक प्रोविजन क्रिएट किया हमने, कितने का, 1,500 रुपये का। तो प्रोविजन हमने क्रिएट किया तो इसका मतलब क्या, लाइबिलिटी बढ़ गई। और ये तो हमारा फंडामेंटल हमने पढ़ा था कि जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है ना, जब भी हमारी क्या बढ़ती है, लाइबिलिटी बढ़ती है, उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। और डेबिट में तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा ही आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 1,500। अब सर इन 1,500 का होगा क्या, इन 1,500 का ये लाइबिलिटीज में चले जाएंगे, क्लेम फॉर डैमेजेस के नाम से 1,500 रुपये में, नई बैलेंस शीट में। ठीक है, चलिए समझ आ रहे हैं ना सभी। A bill of 300 of power charges has been omitted to be accounted. It should therefore now be provided for. बेटा आउटस्टैंडिंग हो गया, तो सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हमें पता है, हमने जर्नल एंट्रीज में पढ़ा था। आउटस्टैंडिंग बिल या आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल किसके अगेंस्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अगेंस्ट। कितनी इजी से हो रहे हैं, अब देखो 300 क्या होगा सर, लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 300 या पावर चार्जेस जो भी आपका है ना। चलिए चलें आगे। नेक्स्ट, एन ऑफिस इक्विपमेंट, हमने एक ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा 1 जुलाई 2020 को 30,000 का, was debited to general expenses account. It is now to be brought into the books on 31st March 2022, charging depreciation at the rate 10% per annum on written down value method. अब देखो बड़े ध्यान से देखना, खरीदा कितने का, 30,000 का, कॉस्ट कब खरीदा, 1 जुलाई को। डेप्रिसिएशन कब, क्या डेप्रिसिएशन लगेगा ना 31 मार्च को, तो कितना परसेंट लगेगा, एट द रेट 10%। कितने महीने का, जुलाई से मार्च, 31 मार्च को आ रहा है ना, जुलाई से मार्च 9 मंथ। 30,000 का 10%, 3,000, 3,000 का 9 महीने का कितना होगा, 2,250, हाँ 2,250। तो अब कितना आ गया, 27,750। कितना आ गया, 27,750। क्या है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। तो अब खरीदा कब था, 21 को खरीदा था, तो ये वैल्यू कब आ गई आपकी, 1 अप्रैल 2021 को, 2021 को, सॉरी 2021 को। जुलाई 20 के बाद 21 आएगा ना, हमें कब की चाहिए, 22 की चाहिए। तो इसका मतलब एक और बार डेप्रिसिएशन लगेगा एट द रेट 10%।
कितने महीने का? 12 महीने का लगेगा। इसका मतलब 2750 रुपये पूरे डेप्रीसिएशन के लगेंगे। क्लियर? कितनी वैल्यू आ गई सर? 25,000 रुपये। दिख रहा है कितनी वैल्यू आ गई? 25,000 रुपये। क्लियर है कहानी ये वाली? अब ये जो 25,000 रुपये है हमारी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट नहीं, 27,52775, 10 में से 5 गया 5, $24,975। कितना आ गया? 24,975। तो अब करंट में वैल्यू कितनी है? 24,975। तो इसका मतलब क्या है कि ऑफिस इक्विपमेंट जो हमने रिकॉर्ड नहीं किए थे, उन्हें जब हम रिकॉर्ड करेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ही, तो उन्हें कितने की वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे हम? 24,975 की वैल्यू पर, और ये नई बैलेंस शीट में एसेट में चला जाएगा। क्लियर है? इस ही नाम से। चलिए, क्लियर हो गई? इसको दोबारा देखना जरा एक बार, बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारी ट्रांजैक्शन है ये। नेक्स्ट देखिए 15th, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड एंटायरली टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,000 इज रिलेटिव टू नेक्स्ट ईयर। अगली साल से रिलेटेड है, प्रीपेड हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग 8,000 वॉज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ विच 1,000 इज रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर। तो इसका मतलब क्या है कि 1,000 रुपये हमारे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। कहने का मतलब तो यही है। तो एक बात बताओ, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड क्या होता है? प्रीपेड। क्या होता है? प्रीपेड, पूर्वदत्त, या इसको अनएक्सपायर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अनएक्सपायर्ड भी बोलते हैं। और हमें पता ही है हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स होती है। क्या होती है हमारे लिए? एसेट्स होती है। तो इसका मतलब ये है कि प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। किसके अगेंस्ट? रीवैल्यूएशन के अगेंस्ट। कितने रुपए से? 1,000 रुपए से। और यही सेम चीज एसेट में दिखा दी जाएगी, प्रीपेड इंश्योरेंस। कितने रुपए? 1,000, नई बैलेंस शीट में। क्लियर? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। An unaccounted accrued income of 5,000 be provided for। ठीक है, अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम। अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? तो इसमें पहले आप एक चीज समझ लो कि एक्रूड इनकम जो होती है वो एसेट होती है। क्या होती है? एसेट होती है। और अगर अनअकाउंटेड है तो इसका मतलब क्या है? इसको अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। अनअकाउंटेड मतलब जिसको अकाउंट्स में नहीं लिखा गया, तो इसका मतलब क्या? इसको हमें क्या करना है? अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। और जब इसको हम अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट तो डेबिट होती है। तो एक्रूड इनकम, क्या? एक्रूड इनकम जो होगा वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए से? 5,000 रुपए से। और जो न्यू बैलेंस शीट होगी उसमें जब आप एसेट बनाओगे, क्या बनाओगे? एसेट्स का कॉलम बनाओगे और अमाउंट का कॉलम बनाओगे। तो उसमें आप लिखोगे एक्रूड इनकम। क्या लिखोगे? एक्रूड इनकम। कितने रुपए से? 5,000 रुपए से। क्लियर हो गई ये वाली बात? यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या? ठीक है, देखिए एक एक चीज, एक एक टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूं, है ना? तो सब्सक्राइबर्स रुकने नहीं चाहिए। मैंने पहले भी कहा था सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे वो आपकी जिम्मेदारी है। आपका कोई भी टॉपिक, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। समझ रहे हो ना? मैं अपना 100% दूंगा, लेकिन मुझे आउटपुट चाहिए उसके बदले।
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़ें। चलिए सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बी एक पार्टनर है, वॉज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्क ऑफ द फर्म एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 12,000 बी एक पार्टनर है जो रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम देखता है, मतलब जो फर्म में जो भी अदला बदली हो रही है, अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, और उसके बदले उसको 12,000 रुपये दिए जाते हैं। एंड वॉज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, और ये तय हुआ कि बी ही जो है सारे के सारे जो रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंसेस हैं उनको बियर करेगा। एक्चुअल रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ अमाउंटेड टू ₹7,000 वर पेड बाय बी। अब बी को मिल कितने रहे? 12,000, लेकिन एक्चुअल बी जो रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए हैं, मतलब कितने हुए हैं? 7,000। इसको इस तरह से समझो कि आपको स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, इन सब के बदले 12,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन इन सब का जो खर्चा बैठा वो कितना बैठा? 7,000 रुपये बैठा। तो इसका मतलब कि आपके पास से कितने जा रहे हैं? 7,000 जा रहे हैं, लेकिन आपको मिल कितने रहे हैं फर्म से? 12,000 मिल रहा है। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, है ना? इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे? देखिए, अल्टीमेटली बैंक के पास से कितना जा रहा है? 12,000। तो सी को कितना मिल, बी को कितना मिल रहा है? तो टू बीज कैपिटल अकाउंट, बी को मिल रहा है ना, तो बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। किसके अगेंस्ट? कौन दे रहा है? फर्म दे रही है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से? 12,000 रुपये से। कितने रुपए से भाई? 12,000 रुपये से। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो यहीं पर खत्म हो गया। ये लग ही रहा था इतनी बड़ी सी, बहुत छोटी सी है। देखो, बी को मिलने थे तो बी क्रेडिट हो गया। किसके अगेंस्ट होगा? रिवैल्यूएशन। क्यों? क्योंकि 12,000 रुपये फर्म दे रही है। 12,000 रुपये कौन दे रहा है? फर्म दे रही है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। एक्सपेंसेस ऑफ ₹1,000 डेबिटेड टू P&L अकाउंट बिलोंग्स टू पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ए। कुछ एक्सपेंसेस थे 1,000 रुपये, वो प्रॉफिट एंड लॉस के हमने डेबिट कर दिए, जो कि ए के वो व्यक्तिगत खर्चों में शामिल थे। ए के किस में शामिल थे? व्यक्तिगत खर्चों में। ए डेप्ट ऑफ 1,000 विच वॉज रिटेन ऑफ एज बैड डेप्ट लास्ट ईयर वॉज रिकवर्ड बाय ए। ए ने 1,000 रुपये लिए थे, जो हमने एज अ बैड डेप्ट क्या कर दिए थे? राइट ऑफ कर दिए थे, लेकिन अब ए ने उनका पेमेंट कर दिया। तो अल्टीमेटली ए ने पेमेंट किया है ना, तो ए का अकाउंट बढ़ेगा कि कम होगा? कम हो जाएगा। और ए का अकाउंट जब कम होगा तो उसको कहाँ पर लिखेंगे बताइए? डेबिट में लिखेंगे। टू किसको मिल रहा है? फर्म को मिल रहा है, तो फर्म का रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए से? 1,000 रुपये से। कहानी समाप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अ डेटार हुज ड्यूज ऑफ ₹5,000, एक डेटार है जिस पर 5,000 का ड्यू है, उसको हमने एज अ बैड डेप्ट राइट ऑफ कर दिया, लेकिन उसने 4,000 रुपये हमें फुल सेटलमेंट में पे कर दिए लास्ट ईयर के हैं। तो इस बार हमें क्या मिला? कैश मिला। क्या मिला? कैश मिला। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। टू किस नाम से? बैड डेप्ट रिकवर्ड के नाम से। पहले तो ये करेंगे। कितने रुपए से? 5,000 रुपये से। पैसा आ गया ना, बैड डेप्ट रिकवर्ड की तो एंट्री यही बनती है। अब इस बैड डेप्ट रिकवर्ड को हम राइट ऑफ करेंगे किसके अगेंस्ट? रिवैल्यूएशन अकाउंट के अगेंस्ट, क्योंकि ये फर्म के लिए फायदा है। कितने रुपए? 5,000। क्या अच्छा, क्या हम पहले सीधा इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के अगेंस्ट ट्रीट नहीं कर सकते? नहीं, पहले तो आप रिसीव करोगे ना, उसके बाद आप उसको ट्रांसफर करोगे। क्लियर है? तो ये गेन है अल्टीमेटली फर्म के लिए। क्या है ये? हमारे लिए गेन है। देखो बैलेंस शीट, बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, लिटरली मजा आ जाएगा तुम लोगों को। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट दिया हुआ है, डेटार दिए हुए हैं 50,000 के, प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है 10,000 का, तो हमारे डेटार की अमाउंट कितनी आ गई? 10,000 रुपये। बैड डेप्ट है कितने के? 12,000 रुपये के। क्लियर है? अब एक बात बताओ, बैड डेप्ट कितने के हैं? 12,000। प्रोविजन कितने का क्रिएट किया हुआ है? 10,000 का। कितने का और क्रिएट करना है?
2000 का और क्रिएट करना है। तो इसका मतलब ये है कि आपके प्रोविज़न जो थे वो तो हो जाएंगे डेबिट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविज़न फॉर डाउट, एक मिनट नहीं, रुको 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 रुको, 12,000 के है ना, 2,000 का और करना है तुम्हें, एक सेकंड रुको, है ना। बैड डेब्ट कितने के हैं, 12,000 के, तो एडजस्टमेंट है ना, ये तो प्रोविज़न अलग है। तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटार अकाउंट। पहले बैड डेब्ट बनाइए 12,000 के, 12,000 के पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री बनेगी हमारी, जो हमारे प्रोविज़न है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू, बैड डेब्ट कितने के थे हमारे, 12,000 के, और प्रोविज़न कितने का है, 10,000 का। तो अब 2,000 का जो नुकसान हुआ है वो होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से राइट ऑफ, दिस इज ठीक है। पहले तो भाई देखो, प्रोविज़न क्रिएट करते हैं हम फ्यूचर के लिए, किसके लिए करते हैं हम, फ्यूचर के लिए करते हैं। तो फ्यूचर के लिए जब हम प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हैं तो हमने प्रोविज़न कितना किया, 10,000 का, लेकिन एक बैड डेब्ट हो गए 12,000 के, तो पहले बैड डेब्ट तो रिकॉर्ड करोगे, फिर हम उन बैड डेब्ट को एडजस्ट करेंगे किसके अगेंस्ट, प्रोविज़न के अगेंस्ट। तो प्रोविज़न कितने का है, 10,000 का, बैड डेब्ट कितने का है, 12,000 का, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे एक और बैलेंस शीट के साथ। डेटार 50,000 के हैं, प्रोविज़न 5,000 के हैं, 45,000 यहाँ पर आ गया। एन अमाउंट ऑफ ₹4,000 ड्यू फ्रॉम महेश, a debtor is to be written off as no longer receivable, provision for doubtful debt on remaining debtor is to be maintained at the current rate। ध्यान से सुनिए, बैड डेब्ट हुए कितने के, 4,000 के। सबसे पहले तो इसको खत्म करो, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटार्स अकाउंट, कितने रुपए भाई, 4,000 रुपये। क्लियर कहानी, आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है कि प्रोविज़न, प्रोविज़न कितने का दिया हुआ है, 5,000 का, तो वही अपनी वाली एंट्री, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट कितने हैं, 5,000 हैं, टू बैड डेब्ट, बैड डेब्ट कितने के हैं, 4,000 के। तो इसका मतलब तो रिवैल्यूएशन यहां पर आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके प्रोविजन केवल कितने यूज होंगे, 5,000 के यूज नहीं होंगे, 4,000 के यूज होंगे। समझ गए, आपके प्रोविजन कितने के यूज होंगे, 4,000 के यूज होंगे। इसका मतलब प्रोविजन में अभी 1,000 का और प्रॉफिट बच गया है। कितने का और प्रॉफिट बच गया, 1,000 का और प्रॉफिट बच गया है। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब समझिए मेरी बात, 50,000 में से, है ना, 50,000 में से आपने कितना प्रॉफिट मेंटेन करा है, सॉरी 50,000 में से आपने कितना पेमेंट करा है, 4,000 का, कितने बचे, 46,000 बचे। कितने बचे, 46,000। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आपने प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन रिमेनिंग डेटार, रिमेनिंग डेटार निकालने, कितने निकालने, रिमेनिंग डेटार। तो एक बात मुझे बताओ, इज टू बी मेंटेन्ड एट करंट रेट, पहले करंट रेट निकालो, कितनी है सर, एट द रेट 10%। भाई 50,000 का 10% ही तो 5,000 है। इसका मतलब जो रिमेनिंग डेटार हैं, इसको ग्रीन ले लें या नीचे कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पर ये आ जाएगा, चलो इसको ग्रीन ही ले लेते हैं। जो हमारे रिमेनिंग डेटार हैं उस पर प्रोविजन कितना बनना है, 10%। लेकिन रिमेनिंग डेटार निकलेंगे कैसे, देखो 50,000 के डेटार थे, हाँ जी, 4,000 रुपये का बैड डेब्ट हो गया, हाँ जी, कितने बचे, 46,000 के बचे, हाँ जी। प्रोविजन कितना क्रिएट करना है,
सर 10% तो कितना हो गया 4600। क्लियर कहानी ये वाली। अच्छा, इसमें से प्रोविजन बचा हुआ कितना है सर 1000। कैसे आया 1000, कैसे आया 1000? सर 5000 का प्रोविजन था, 4000 के बेड डेप्ट हुए। 5000 का प्रोविजन था और 4000 के क्या हुए बेड डेप्ट हुए, तो 1000 ऑलरेडी से किस में है प्रोविजन में है। तो इसका मतलब क्या है कि सर 4600 के बनाने थे, 1000 के ऑलरेडी से मेंटेन है, तो हम कितने के प्रोविजन और क्रिएट कर देंगे 3600 रुपए के प्रोविजन हम और क्रिएट कर देंगे। मतलब यहाँ पर एक और एंट्री बन जाएगी। अब प्रोविजन क्रिएट करना है तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, तो डेबिट में क्या जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट ही जाएगा। सीधी सीधी सी बात है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है ये वाला। ये मैंने ये देखो है नहीं है बढ़िया। इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा और कुछ भी डेबिट और क्रेडिट या अमाउंट पूछ लेगा। बताओ प्रोविजन कितना कितने रुपए का क्रिएट होगा, नहीं पूछ सकता क्या? आ जाओ एक और क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया हुआ है, डेटार दिए हुए हैं 52,000 के। डेटार राइट ऑफ करने एज अ बेड डेब्ट कितने 2000। सबसे पहले तो यही काम किया करो, बेड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटार्स अकाउंट। इस वीडियो के बाद सब्सक्राइबर्स रुकने नहीं चाहिए। ये इतना मस्त वीडियो बनाया ना, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा ना आप उसको कर लोगे अगर आपने सही से पढ़ा है और अगर आपने सब्सक्राइब करा है तो सब्सक्राइबर्स रुकने नहीं चाहिए। इस वीडियो के बाद सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आने चाहिए, ये ध्यान रखना। 2000 सेकेंड वाला। और ये आपको अगर आप प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं या अगर आप टीचर हैं ना तो ये चीज़ आपको भी दिख रही होगी कि इनके लिए कितनी मेहनत करी गई होगी। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटार अकाउंट 2000। क्या करना है आगे प्रोविजन क्रिएट करना है, 5% विल बी क्रिएटेड ऑन डेटार फॉर डाउटफुल डेब्ट। अच्छा तो प्रोविजन कितने का है ऑलरेडी से 5000 का, तो प्रोविजन कितने का है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट अकाउंट। प्रोविजन कितने का है 5000 का, बैड डेब्ट कितने के हैं 2000 के। तो रिवैल्यूएशन तो यहाँ पर भी नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ पर 5000 से नहीं आएगी सर अमाउंट, यहाँ पर कितने से आएगी 2000 से। तो इसका मतलब ये है कि आपके प्रोविजन में कितने रुपए भी और बाकी हैं 3000 रुपये बाकी हैं। कितने बाकी हैं 3000। अब मुझे एक बात बताओ, देखना जरा, डेटार कितने के हैं 52,000 के, बैड डेब्ट कितने का हुआ 2000 का हुआ, बचे कितने के 50,000 के। कितने के बचे 50,000 के। प्रोविजन कितना क्रिएट करना है 5%, कितना आ गया 2500। कितना आ गया 2500। यहाँ पर कितने डेटार बचे हुए हैं 3000। इसका मतलब 500 रुपए के एक्सेस आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर तो 500 रुपये एक्सेस आ गया। देखो इधर दिख रहा है सबको। अब 52,000 के डेटार थे है ना, 52,000 के डेटार थे, हट जा भाई, 52,000 के डेटार थे, 2000 का बैड डेब्ट हो गया, 50,000 के डेटार बचे, 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है 2500 और 5000 का प्रोविजन हम ऑलरेडी से क्रिएट किए हुए हैं जिसमें से 2000 बैड डेब्ट के चले गए। तो कितने का प्रोविजन बचा अभी 3000 और मेंटेन कितने का करना है 2500। तो 500 रुपये किसके आ गए एक्सेस के आ गए। इसका मतलब ये हो गया कि जो थर्ड भाई जो थर्ड एंट्री हम पास करेंगे वो क्या करेंगे बताओ जल्दी से। यहाँ पर प्रोविजन डेबिट हो जाएगा, प्रोविजन फॉर अगर क्रिएट करते तो क्रेडिट हो जाता टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए 500 रुपये। दोनों बड़े प्यारे क्वेश्चन है, बन सकता है, ध्यान से करिएगा। मशीनरी इज टेकन ओवर बाय बी फॉर 24,000 अगेंस्ट कैश पेमेंट और मशीन की वैल्यू कितनी है 20,000। बताइए फटाफट से कमेंट कर दो।
पता तो चले कि तुम प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इसको होमवर्क में दे दूं कमेंट करने के लिए? चलो कैश पेमेंट वाला है, मैं कर देता हूँ। देखो पहले तो एक चीज़ समझो, 20,000 है, 24,000 की बिक रही है, तो 4,000 का तो सीधा सीधा फायदा हो गया। हाँ, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने रुपए हो गए? कितने रुपए? 4,000 रुपये। क्लियर? दूसरी वाली एंट्री। अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं होगा, क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट होगा। किसके अगेंस्ट? मशीन के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि कैश आ गया। कितने रुपए? 24,000 रुपये। समझ आ गया दोनों में डिफरेंस? ऊपर भी करी थी हमने इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन, नहीं देखी तो देखो फटाफट से जा करके। A discounted bill of exchange of rupees 4,000 was dishonored but no entry has been passed for that. Okay, कर दो तो फिर। डिस्काउंट हुआ है तो डेटार डेबिट हो जाएंगे, डेटार बढ़ गए। टू किसके? बैंक अकाउंट के। रिवैल्यूएशन मत कर देना, रिवैल्यूएशन मत कर देना बच्चे। बिल डिस्काउंटेड और डिसऑनर्ड बैंक से होता है। बैंक कम हो जाएगा, डेटार बढ़ जाएंगे। 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, जरूर करना इसको। बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ेंगे इसको हम। इंटरेस्ट ऑफ 700 चार्ज्ड एंड डिडक्टेड बाय द बैंक हैज बीन ओमिटेड टू अकाउंटेड इन द बुक्स। बताइए, 700 चार्ज थे, बैंक के द्वारा डिडक्ट कर लिए गए, लेकिन उसको हम रिकॉर्ड करना भूल गए, तो ये तो चार्ज है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए? 700 रुपये। क्लियर हो गई कहानी? लेकिन इसको हम रिकॉर्ड करना भूल गए, तो रिकॉर्ड करना भूल गए तो रिकॉर्ड कर लो इंटरेस्ट को भाई। अब फिर ये डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, पे करना है। बैंक चार्जेस जो होते हैं वो लाइबिलिटी होती है। समझ गए क्यों हुआ ये? हाँ, समझ तो गए होंगे। चलिए अगेन डेटार, बड़ा तड़कता भड़कता टॉपिक है डेटार वाला, बहुत ध्यान से करना और दोबारा जरूर करना इन वीडियोस को। और यहाँ के जितने भी केसेस हैं उन सबको खुद से करने की कोशिश करना। मैंने एक भी केस नहीं छोड़ा है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। रिवैल्यूएशन में इससे अलग कुछ नहीं आने का है। आउट ऑफ टोटल डेटार ऑफ 700 ड्यू फ्रॉम अमित प्रूव्ड एज बैड। क्लियर कहानी? प्रूव्ड कैसे हो गए? बैड। Another debtor, Mayank, who owed rupees 5,000 become insolvent. 40% of the amount due from Mayank is irrecoverable. Provision for doubtful debt is to be created at the rate 10% on debtor. Given book value of debtor is rupees 45,700. ठीक है, एक मिनट मम्मी, एक मिनट रुक जाओ अभी, ठीक है ना? तो यहां से जब हम आगे पढ़ेंगे तो बेड डेप्ट कितने के? 700 के। बैंक ने कितने लिए हैं? 5,000। इंसॉल्वेंट कितने से हुआ? 40% से। प्रोविजन कितना क्रिएट करना है? 10%। बुक वैल्यू कितनी दी हुई है? 45,700। तो टोटल बेड डेप्ट हमारे कितने के होंगे? 5,000 के थे, 5,000 का 40% कितना हो गया? 2,000। 2,000 हो गया। 2,000 जो हमारा ये हुआ है ना, तो इसमें हमें क्या करना है? ये हमारे ड्यू हैं। क्या हैं ये? हमारे ड्यू हैं, है ना? 27 और 700 रुपये और ड्यू हैं अमित पर। तो टोटल ड्यू कितना हो गया? टोटल ड्यू हो गया हमारा 2,700। तो ड्यू की एंट्री हमारी क्या बनेगी? बेड डेप्ट। एक तरह से बेड डेप्ट ही मान लीजिए इन्हें। बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटार अकाउंट, टू डेटार अकाउंट 2,700 पहली। अब दूसरी एंट्री क्या होगी? देखो 45,700 है, इसमें से कितने माइनस हो गए? 2,700। कितने बचे? 43,000, है ना? कितने बचे? 43,000।
4,000। अब इसमें हमें क्या करना है, 10% का इसका क्रिएट करना है। क्लियर है ना, कितना क्रिएट करना है, 5, नहीं एक सेकंड, एक सेकंड तो हो गई, 45,700, जिसमें से 5,000 तो ये गए और 700 ये गए, है ना। हाँ, तो 5,700 चले गए टोटल। तो टोटल बचा हमारे पास 40,000। जब इन 40,000 का हम प्रोविज़न क्रिएट करेंगे 10%, तो दैट इज इक्वल टू द 4,000। तो 4,000 का हमारा ये क्रिएट होना है, जिसमें से 2,700 हमारे क्या हो गए, बैड डेब्ट। तो टोटल प्रोविज़न जो क्रिएट होगा वो कितने का होगा, 6,700 का। टोटल प्रोविज़न जो क्रिएट होगा वो कितने का होगा, 6,700 का। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो होगा डेबिट हो जाएगा 6,700 से, जिसमें से बैड डेब्ट हमारे 2,700 के हैं और प्रोविज़न कितने के हैं हमारे, 4,000 के। तो ये एक चीज़ है। क्लियर। लास्ट केस, an old customer Shyam, whose account was written off as bad debt, has promised to pay 8,000 in settlement of full debt of 10,000। तो उसने 8,000 का वो किया है ना, तो डेटार जो है, डेटार अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बहुत सिंपल है, तो 8,000 से बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो सभी आप एक बार ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। बाकी कल जो हम करेंगे वो करेंगे हम कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक्स। टिल बने रहिए अधिगम मंत्रा के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।